हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो एग्जाम्पल है ये मेरे लाइफ का ही एग्जाम्पल है। और एक एडवाइस दी थी मुझे आईएएस ऑफिसर मैडम ने, तो उसका मुझे लाइफ में बहुत फ़ायदा हुआ। और आपको भी एडवाइस लेना चाहिए, लेकिन वो जो पर्सन है सामने एडवाइस देने वाला, उनको उनका उतना इंटेलिजेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फील्ड का, और उनका उतना नॉलेज भी होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको फ्री की एडवाइस देने वाले भी बहुत है। और यहाँ पे क्या है, ये मेरा मेरा जो वीडियो, ये फ्री वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब से लोग पैसे भी कमाते हैं। तो एक्चुअली ये जो एडवाइस है ये भी फ्री वाला नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मेरा फ़ायदा डेफिनेटली है। तो यहाँ पर क्या है कि 2005 में मेरा इंजीनियरिंग हुआ, और उसके पहले का भी मैं बता देता हूँ। उसके पहले हमारे टाइम पे क्या होता था कि अभी जो एनआईटीज़ है उसको पहले आरईसी कहा जाता था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक है। तो उस टाइम पे ट्वेल्थ के बेसिस पे, ट्वेल्थ में आपको ये जो पीसीएम मार्क होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उसके बेसिस पे एडमिशन्स होते थे। ये आरईसी में वहाँ पे अप्लाई करना होता था। और मेरे मोस्टली मैक्सिमम कॉलेज में मेरा एडमिशन उस टाइम हो जाता है। लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब ये बड़े सिटी में स्टेट छोड़ के जाना, ये मतलब थोड़ा सा डर लगता था, कोई पहचान का नहीं था। और उस टाइम पे कम्युनिकेशन का मीडियम भी नहीं था। आज के डेट पे हम वो उस टाइम का जो सिचुएशन है वो एनालाइज नहीं कर सकते। उस टाइम मेरा बिट्स पिलानी में भी नंबर लगा था, क्योंकि वो भी ट्वेल्थ का एग्रीगेट मार्क्स पे होता था। मुंबई में भी मुझे एडमिशन मिल रहा था विजेटीआई कॉलेज में। लेकिन फाइनली क्या हुआ, हमारे जो फ्रेंड्स थे 8-10, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई पुणे में जाएंगे। पुणे में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, 2-3 ही ब्रांच थी। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का बहुत क्रेज़ था। मतलब कंप्यूटर से पहले आता था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। और हमने डिसाइड किया कि भाई पुणे में ही जाएंगे। तो उस टाइम पे थर्ड नंबर का जो ऑप्शन था, मुझे वो पुणे का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिला। तो वहाँ से इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मतलब मुझे मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो लगा इंजीनियरिंग। लेकिन सेकंड ईयर से ही मेरा इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट चला गया। तो मैं उस टाइम से आरबीआई के जो गवर्नर हुआ करते थे, आई थिंक उस टाइम पे वाई वी रेड्डी थे, तो मैं काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ता था उनके। और मतलब नियर अबाउट 50-60% मुझे समझ में आता था। लेकिन फिर मुझे पता था यार, अभी हम सेकंड ईयर में हैं, तो यहाँ से तो इंजीनियरिंग नहीं छोड़ सकते। लेकिन उस टाइम हमारे एक सर ने भी एक काफ़ी अच्छी एडवाइस दी थी हमें। हमारे एचओडी थे उस टाइम पे, मुड़े सर नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि लाइफ में ना आपको 60% मार्क्स लाने हैं, अदरवाइज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी चली जाएगी। तो इसलिए मैंने उतना मेंटेन किया, और हार्डली मतलब 62% के आसपास मुझे इंजीनियरिंग में परसेंटेज मिले। फिर उसके बाद ऐसा था कि यार क्या करना है आगे, करेक्ट, क्या करना है आगे। एमटेक तो नहीं करना था, ये पता था। और सिविल सर्विस के बारे में क्रेज़ था। तो और फिर मैंने वहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग मेरा ख़त्म हो गया, वहाँ पे पुणे में मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। मैं उसका नाम भी आपको बता सकता हूँ, यूनिक करके। तुकाराम जाधव सर है, जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो जानते होंगे। तो वो क्लास में थे, आई थिंक उस टाइम 30-35 हज़ार के आसपास की कुछ फीस होगी। और ये फीस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो एडवाइस है ना, वो एडवाइस कभी भी आपको फ्री में नहीं मिलेगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। और वहाँ पर वो जो हमारा इंस्टीट्यूट था, वहाँ की कोई स्टूडेंट्स जो थे वो मतलब आईएएस ऑफिसर बने थे। तो वैसे ही एक मैडम थी, मैं अभी उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। तो मैडम वहाँ पे आई थी, और उन्होंने हमारे सर ने कहा कि 5-10 लोगों को उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और मैं उस दिन लकीली प्रेजेंट था, और बहुत सारे लोग नहीं आए थे, पता नहीं उस टाइम कुछ त्यौहार व्योहार ऐसा कुछ चल रहा होगा। तो मैं आया था वहाँ पे, और मेरा 3 या 4 नंबर था, थर्ड और फोर्थ। और बाकी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ना डर भी रहे थे मैडम से बात करने के लिए, क्योंकि वो मैडम ना पहले आईआरएस ऑफिसर थी। और लोगों को मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग चले गए। मेरे पहले 1-2 थे, वो बस 5-10 मिनट में चले गए। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने मैडम को पूरा मेरा हिस्ट्री बताया, क्या पसंद है मुझे क्या नहीं, ये सब कुछ बताने के बाद मैडम ने कहा कि देखो, यूपीएससी आपको करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अनसर्टन है। तो मैडम ने कहा कि उनका जो बैकग्राउंड है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उनको उससे पहले ही, मतलब जो वो बीकॉम करे थे उस टाइम से ही आईएएस करने का प्लान था उनका। लेकिन मैडम के जो आई थिंक चाचा जी थे, उन्होंने कहा था कि यूपीएससी ऐसा ही अनसर्टन है, तो आप पहले सीए कर लो। तो सीए करने के बाद क्या होगा, अगर आपका यूपीएससी नहीं भी होता है तो फिर आपका बैकग्राउंड रहेगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकती है, प्राइवेट में भी जा सकती है। तो मैडम ने पहले सीए किया, फिर उसके बाद यूपीएससी एग्ज़ाम दिया। फिर पहले अटैम्प्ट में उनका आईआरएस, आई थिंक कस्टम एंड सेंटर एक्साइज हुआ था। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम पे उनका यूपीएससी में आईएएस रैंक, आई थिंक 25-30 के आसपास उनका रैंक आया था। तो उस टाइम मैडम का वहाँ पे कोई फेलिसिटेशन रखा था, तो मैम आई थी, तो उनको टाइम था। तो फिर मैंने बताया, उन्होंने भी मुझे बताया कि देखो, आप इंजीनियर हो
और अभी यूपीएससी का कुछ कह नहीं सकते, तो आप क्या करो, आप एमबीए कर लो। तो मैंने कहा मैडम मैं तो अभी यूपीएससी का क्लास में हूँ, तो मैं अभी एमबीए कैसे करूँ, ये करूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा एमबीए कर लीजिए कि जहाँ पर मतलब बहुत सिंपल भी कॉलेज नहीं होना चाहिए, बहुत हाईफाई भी नहीं होना चाहिए, एक डिसेंट टाइप का कॉलेज होना चाहिए, जहाँ आप कॉलेज में जाए, रेगुलर कॉलेज में जाए और अपना पढ़ाई चालू रखे। तो पुणे में फिर मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया उसके बाद। ठीक है, यानी कि मैं दिन भर कॉलेज करता था और शाम को मेरा यूपीएससी के क्लास था। और वो एडवाइस इतना इंपॉर्टेंट था, और वो क्या था, वो मैडम जो थी आईएएस ऑफिसर थी, उन्होंने वो एडवाइस दिया, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस जो होता है ना, देखो बहुत सारी चीज़ें हम बहुत, कोई भी बोल देगा आपको XYZ%, लेकिन भाई वो कौन दे रहा है एडवाइस, उस पर डिपेंड रहता है कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो जब मैडम ने मुझे बताया और बोला, और मैडम बहुत ब्रिलियंट थी, यंग एज में, आई थिंक 23-24 के आसपास उनका एज था, तो उन्होंने जब कहा कि मुझे, और मैंने वो 100% एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमें पता है यार इतने बड़े लेवल से एडवाइस आता है तो हम उस पर सेकंड थॉट कभी नहीं देते हैं। ठीक है, तो फिर मैडम ने जब मुझे एडवाइस दिया तो, और मैंने उसके पीछे पे लग गया। ठीक है, तो ये काफ़ी मेरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। हम आगे जाते हैं यहाँ पे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखो, ये यहाँ पे मैं पूरा स्टोरी बताऊंगा। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किया। ठीक है, और ये जो इंसिडेंस हुआ 2005-7 के आसपास हुआ होगा। उसके बाद फिर मैंने एमबीए फाइनेंस किया। जब मैडम ने कहा, मैं पुणे में था, इंजीनियरिंग है, एमबीए किया मैंने, मैम सीए थी, मैंने ये पूरा एक स्टोरी का बैकग्राउंड लिखा था। आईएएस थी, आईआरएस थी पहले, फिर आईएएस बन गई, और यूपीएससी कोचिंग के थ्रू ये मौका मुझे मिला। यानी कि देखो, मैम ने तो कोई चार्ज नहीं लिया, लेकिन ये जो फैसिलिटी थी, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए ही थी। करेक्ट, यानी कि वहाँ पे किसी को भी आने का मौका नहीं था। 10 लोग वहाँ पे थे जिन्होंने टोटल मैडम से एडवाइस लिया, क्योंकि उसके बाद हम बाहर आते थे, फिर देखते थे आपने क्या पूछा मैम को, ऐसा डिस्कशन जनरली होता था। फिर मैंने मैम के कहने पे फिर मैंने एमबीए मेरा फाइनेंस वहाँ पे चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है, और मैम ने भी बताया कि एमबीए, आप देखो आज इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हो, लेकिन जब आप एमबीए फाइनेंस कर लोगे तो पूरा जॉब का पूरा वाइड स्पेक्ट्रम आपको ओपन हो जाएगा। कोई भी कंपनी हो, केमिकल की कंपनी हो, मार्केटिंग हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे फाइनेंस प्रोफेशनल जो है वो लगते ही लगते हैं। गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, आप कहीं पे भी जा सकते। तो आप ये फाइनेंस कर लो। और फाइनेंस उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मेरा मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैंने मतलब 10th में 12th में मैं पूरा टॉपर रहा था, तो इसलिए मैंने एनबीए फाइनेंस किया। और उसके बाद जब मेरा ओरेकल में सिलेक्शन हुआ यहाँ पर, ठीक है, ओरेकल में सिलेक्शन हुआ, जैसे ही मेरा एमबीए हो गया, मेरा ओरेकल पे सिलेक्शन हुआ। उस टाइम पे मेरी सैलरी 6 लाख पर एनम थी। और वहाँ पे फिर मैंने एक्चुअली जॉब जल्दी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यूपीएससी आईएएस बनना था, तो जॉब मैंने छोड़ दिया। और फिर बाद में कुछ सालों बाद जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर मुझे वो यहाँ पे जॉब लगा, फिर 6-8 महीने में छोड़ दिया। फिर मैं बैंक में भी गया, इलाहाबाद बैंक में भी गया, वहाँ पे कुछ काम किया। और 10-11 में मैंने यूपीएससी का मेंस दिया, 10 में भी दिया, 11 में भी दिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी। और ये पब्लिक एडमिन सब्जेक्ट मैंने इसलिए चुना, सेलेक्ट किया, क्योंकि एमबीए में जो आप पढ़ते हैं, मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और साइकोलॉजी में भी है, मोटिवेशन है, ये जो थेरीज है, और यहाँ पे काफ़ी सारा पोर्शन 15-20% सिलेबस जो था वो कॉमन था। और एमबीए करने के बाद आपका जो होराइजन है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है, वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, तो उसका फ़ायदा हुआ। और उसके बाद ये करते करते, क्योंकि यूपीएससी के साथ हम बाकी के भी एग्ज़ाम देते हैं, फिर मेरा ओएनजीसी फाइनेंस में, एनटीपीसी फाइनेंस में, गेल में, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, एसबीआई स्केल 2 में, जहाँ पे उस टाइम एमबीए फाइनेंस के लिए आता, उसमें सिलेक्शन हुआ था। आरबीआई गेट भी मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो उसी की वजह से हुआ, क्योंकि मैंने एमबीए फाइनेंस ऑलरेडी पढ़ा था। करेक्ट, और उसके बाद यूपीएससी में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट पढ़े थे। और जनरल स्टडीज में तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ते ही, उस टाइम इथिक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन ऐसे। तो ये जो सारा मैंने किया, मतलब ये जो सारे सिलेक्शन, ये अगर मैं एमबीए फाइनेंस नहीं करता, देखो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड उस टाइम पे उन्होंने नहीं किया एमबीए, उन्होंने कहा नहीं हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और फिर बाद में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो किसी का सिविल था, किसी का मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल था, फिर उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई जॉब लेने में। और फिर उन्होंने 12-13 में फिर एमबीए करने का सोचा, तब तक बहुत टाइम चला गया था। करेक्ट, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बनाया है कि एडवाइस जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है, और वो भी ऐसे पर्सन से कि भाई जिनको उस एरिया का या पूरा ओवरऑल, क्योंकि देखो आईएएस का पढ़ाई किया होगा तो इसका मतलब है, और वो मैम सीए भी थी, आईआरएस में काम भी किया है, इसका मतलब है उनको पता है। करेक्ट, और ये एडवाइस जो है वो आपको फ्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट था, मैंने वहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये दिए थे। और फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली।
और लग भी था उस टाइम। मैं उस दिन गया था। कभी कभी क्या एमबीए में कुछ हमारे प्रोजेक्ट हुआ करते थे, कभी कभी एग्ज़ाम है तो मेरा 10% 20% टाइम मेरा क्लास मतलब मिस भी होता था, लेकिन उस टाइम लग भी मेरा अच्छा था कि मैम के साथ इंटरेक्शन हुआ। और उस टाइम पे बहुत मतलब हम बोलते हैं ना डेयरिंग करके मैंने वो मैम से काफ़ी बात की। और मैंने बताया मैंने कम से कम 20-25 मिनट बात की। एक दो बार मुझे किसी ने बोला भी आप क्वेश्चन करो, लेकिन मुझे लगा यार ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो बात कर लेते। मैम ने मैंने पूरी स्टोरी उनको समझाई कि ये मेरा बैकग्राउंड है, वो मेरा बैकग्राउंड है। उस टाइम मैं इतना मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं था, इंट्रोवर्ट ही था। तो इसलिए मैम ने मुझे वो मार्केटिंग ना सजेस्ट करके मुझे फाइनेंस सजेस्ट किया, क्योंकि मेरा मैथ्स भी अच्छा था। उस टाइम थोड़ा मैं इंट्रोवर्ट टाइप का था, तो उनको लगा कि उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे पूछे। फिर मैंने कहा यूपीएससी, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि यूपीएससी के लिए आप एक लिमिट डिसाइड करो, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट ऐसे। उन्होंने 4 भी नहीं बोले, मुझे याद है 2 या 3 ही उन्होंने बोले कि इसमें अगर आपका होता है एटलीस्ट, उन्होंने कहा 3 अटेम्प्ट में अगर आप इंटरव्यू तक जाते हो तो ही आगे कंटिन्यू करो, अदरवाइज छोड़ दो। तो जब मैंने 2 एग्जाम दिए, यहाँ पे मैंने मेंस एग्जाम दिए, इंटरव्यू का मेरा कुछ मार्क्स से मिस हो गया। और कभी कभी लक भी होता है। मैं जब गया था उस टाइम पे यूपीएससी ने डिसाइड किया कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा स्क्रैप कर देना है, और इसलिए उन्होंने बहुत कम मार्क्स दिए। मतलब जहाँ पे 350 नॉर्मल मार्क हुआ करते थे 600 में से, उस टाइम उन्होंने 200 मार्क दिए। और मुझे 275 भी अगर मिलते तो भी कोई ना कोई सर्विस मिल जाती, लेकिन अभी इप्स एंड बट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कहने का ये मतलब है कि भाई एडवाइस लेना है, और वो भी एक टॉप क्वालिटी के, और जिनको पता है ये सारा एरिया, उनसे एडवाइस लेनी है। और एक बात आपको समझनी है कि कभी भी आपको एडवाइस जो है वो फ्री में नहीं मिलेगी। फ्री में नहीं मिलेगी किसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई आपके कांटेक्ट के हैं, जैसे मान लीजिए आपके अंकल है, भाई है, बहन है, पापा है, उनके कोई फ्रेंड है, तो उनसे एडवाइस मिलेगी। और वो फ्री वाली एडवाइस नहीं होगी। वो आपको क्यों बात कर रहे हैं आपसे? बिकॉज ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स। करेक्ट, आपके कॉन्टैक्ट से इसलिए बात करेंगे। मान लीजिए आप किसी कॉलेज के हैं, आप अच्छे कॉलेज के हैं, आपके कॉलेज के कोई अच्छे एलुमनाई हैं जो बड़े पोजीशन पे है, आपने उनको ईमेल किया या आपने उनको मैसेज किया कि सर मुझे मिलना है आपसे, कुछ एडवाइस लेनी है इस फील्ड में, तो ही मिलेगा। अदरवाइज आज के डेट में कोई भी फ्री नहीं है किसी को एडवाइस देने के लिए। और एक बात जानिए, अगर आपको फ्री की एडवाइस मिलेगी ना, आप भी उसको सीरियसली नहीं लेंगे। ये भी एक सच्चाई। मान लीजिए किसी ने दे भी दिया, तो आपको क्या उसका कुछ वैल्यू नहीं है। और जब मुझे पता चला कि यार ये मेरे केस में, मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट था, ये पहली बात। और दूसरी बात, ये एडवाइस देने वाला कोई ऐसा पर्सन नहीं था। उन्होंने लाइफ में खुद को प्रूव किया था। सीए थी मैडम, आईआरएस थी, आईएएस का भी सिलेक्शन हुआ था। इसलिए उनका जो एडवाइस था मेरे लिए, हम बोलते हैं ना कि भाई एक लकीर थी, ठीक है, एक हम बोलते पत्थर पे लकीर थी कि भाई इनको सुनना ही सुनना है, कोई सेकंड थॉट नहीं था। मैम ने जैसे कहा, मैंने फिर मेरा उस टाइम पे मतलब आईएम्स में भी उस टाइम पता नहीं सिस्टम कैसा था, आई थिंक 96-97 परसेंटाइल थे मैं, लेकिन मुझे पता था उतना पैसा भी नहीं देना है और उतना टाइम भी नहीं देना, क्योंकि आईएम का ये जो एमबीए होता है वो काफ़ी रिगरस होता है। और मेरा ये कॉलेज था, इतना सीरियस नहीं था। कॉलेज में जाओ और एग्ज़ाम दो, और इतना मतलब दिन भर वहाँ पे नहीं रुकना पड़ता था। 4-5 घंटे किया, कभी ऑफ भी लिया, कभी फिर शाम को हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते। तो ये है कि आपको लाइफ में एडवाइस जो है वो राइट टाइम पे और राइट पर्सन से एडवाइस लेनी है, और कभी भी फ्री की एडवाइस नहीं लेनी है। अगर आपको फ्री की एडवाइस मिल भी गई तो भाई आप उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे। करेक्ट है। आप देखो, मैंने देखा है कि ये जो डाइटिशियन होते हैं, ठीक है, आप देखो यूट्यूब पे बहुत सारे डाइटिशियन आपको कितनी सलाह देंगे, लेकिन मुझे याद है मैं 2-3 साल पहले एक डाइटिशियन के पास गया था, तो उन्हें 10,000 रुपये चार्ज किए थे 2 सेशन के। और जब उन्होंने बताया 10,000 रुपये लेके, तो एटलीस्ट मैंने उसको 6 महीने फॉलो किया। अदरवाइज फ्री के एडवाइस को हम उतना सीरियसली लेते भी नहीं। तो आपको लाइफ में करना है, कभी भी राइट पर्सन से और राइट टाइम पे एडवाइस लेना है, और कभी भी फ्री के एडवाइस पे मत जाइए। एटलीस्ट अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाइए, और वो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अगर वो राइट पर्सन के पास जाने का ट्राई कीजिए, तभी वो एडवाइस जो है वो आप फॉलो करेंगे और आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अदरवाइज बहुत अच्छी एडवाइस भी फ्रीली अवेलेबल होती है, लेकिन फिर हमें उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता। अगर यही एडवाइस मुझे किसी फ्रेंड ने दिया होता तो मैं उसको इतना सीरियसली लेता नहीं, क्योंकि मैडम ने दिया था इसलिए मैंने सीरियसली लिया, और इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आज मैं यहाँ पर हूँ, इसके पीछे वो एडवाइस का एटलीस्ट 50% से ज़्यादा वेटेज डेफिनेटली होगा। ठीक है, यही मैं मैसेज यहाँ पे देना चाहता हूँ। और आप भी मुझे बताइए, बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करते हैं, मैंने देखा है 30, 35, 38 ईयर्स के हो गए और अब भी इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, और एडवाइस लेना है। और देखो आप कहाँ से मिलता है ये, मैंने जैसे कहा मेरा लक था, उस टाइम मेरा लक था, तो कभी कभी लक भी है,
इसमें, और डेफिनेटली एडवाइस का फ़ायदा होता है। आपका क्या इस पे कहना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको भी कोई अच्छा एडवाइस मिला है लाइफ में, किसी से मिला है, तो आप अपनी स्टोरी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।